परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना। मैं जो विषय आपके सामने लेकर आता हूँ वो विषय है कालगणना, भारतीय कालगणना और भारतीय कालगणना को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना। ये मेरा प्राथमिकतः एकमेव लक्ष्य है। मेरे इस विषय के बारे में मैं पहले सारे वीडियोस में इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ, उसका प्रास्ताविक भी कर चुका हूँ। अ, लेकिन फिर भी हर वक्त पहला 1 मिनट मैं ये बताता हूँ, क्योंकि मेरी व्यूअरशिप अभी बहुत ही थोड़ी है, बहुत ही ना के बराबर है। हाँ, लोगों तक पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। विषय हमारा बहुत ही गहन है। भारतीय कालगणना मूलतः इतनी व्यापक है, बहुत ही व्यापक है, तो उसके प्रास्ताविक के लिए ही पहले 10-12 वीडियोस गए हैं। अ, कालगणना के क्या क्या आयाम है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसे पहले मैंने बताया कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन टू कैलेंडर्स दिया। उसके बाद में मूलतः कैलेंडर ये संकल्पना भारतीय है नहीं, लेकिन फिर भी कैलेंडर ये सिस्टम हमें अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे भी निर्देशित जो होना चाहिए वो भारतीय कालगणना के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसा आग्रह है। और उस पद्धति को हमें व्यवहार्य व्यवहार्य बनाकर प्रस्थापित करना है। तो ठीक है, इसमें इसके आगे हम शुरुआत तो करेंगे कि पंचांग का पंचांग के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पंचांग वर्णन नाम से आगे कुछ 7-8 वीडियोस बनेंगे शायद, लेकिन उससे पहले ये पंचांग की एक पूर्व पीठिका, एक प्रास्ताविक के रूप में ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें ये कहना जरूरी है कि पंचांग क्या है। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। कैलेंडर और पंचांग में डिफरेंस क्या है ये भी बात कर चुका हूँ। लेकिन वो कैलेंडर्स को डेडिकेटेड वीडियोस थे, तो पंचांग के बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाई। और दूसरी बात ये कि भारत में, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि हर एक गांव में वहां के लिए स्थानिक पंचांग बनाने वाला जो व्यक्ति था उसको जोशी जी कहा करते थे। ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्री कहा करते थे। एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्थान का अक्षांश और रेखांशगत स्थान अलग है। हर एक स्थान का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड अलग है। उस हिसाब से वहां पर सूर्योदय, चंद्रोदय, अन्य सारी ग्रहों की स्थिति, वातावरणीय परिणाम, दिनमान, रात्रिमान, ऋतु चक्र के परिणाम, ये सब बातें अलग अलग होती रहती है। तो एक्चुअली स्थान के संदर्भ से ही पंचांग बनाया जाना चाहिए। और बीच वाले काल में किस लिए ये सारी प्रथाएं खंडित हुई, कैसे खंडित हुई, उस ज्ञान का स्रोत और ज्ञान के केंद्र कैसे नष्ट होते गए, इस बारे में पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन फिर भी बीच वाला जो कालखंड व्यतीत हुआ, उसमें बहुत सारे ज्योतिषियों ने, हाँ, ये आक्रामक आक्रामकों के कारण और बाद में पूर्णतः यूरोपियंस की गुलामी के कारण, जैसे ईस्वी सन 900 से पहले जितने गणिती, खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री जितनी संख्या में हुआ करते थे, वो क्रम आगे नहीं रहा। लेकिन फिर भी बहुत सारे देश भर में बहुत सारी जगहों पर अनेकों अनेक ज्योतिषियों ने
ये प्रयास किए थे कि अ, पंचांग के लिए पंचांग निर्णय के लिए, काल निर्णय के लिए, धर्मशास्त्रीय निर्णय के लिए अ, राजमान्यता उसे प्राप्त हो, ऐसे प्रयास हुए थे। उसमें अ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक हुआ था, उस वक़्त थोड़ी फिर से गति आई थी, लेकिन फिर भी अ, उसके बाद ये एकत्रीकरण जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था, वैसे नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में जो मैंने बताया कि लोकमान्य तिलक जी के अध्यक्षता में 1917 में पूना में एक परिषद हुई थी, पंचांग शुद्धि के लिए। वो देश भर के बहुत सारे विद्वानों की एकत्रित हुई थी। ऐसे अलग-अलग प्रयास कुछ हुए थे, उसके कुछ नामोल्लेख जस्ट मैं कर देता हूँ, इधर मेरे सामने लिखे हैं। ये सन 1941 में मुंबई में महाराष्ट्र राज्य ज्योतिष परिषद, ये अ, मराठी लोगों में हुई थी। तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी उसके अध्यक्ष थे। अ, सन 1966 में अ, आंध्र आंध्र प्रदेश के कालाहस्ती इस जगह पर अ, कांची कामकोटी पीठाधीश जगतगुरु अ, इनकी अध्यक्षता में उन्होंने एक पंचांग इस विषय पर पुनर्विचार एक सूत्रीकरण करने के लिए एक परिषद आयोजित की थी। उसके बाद हाँ, शासकीय तौर पर सन 1968 में भारत सरकार की तरफ से अनेक पंचांगकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया गया था। लेकिन वो एक सूत्रीकरण के ये प्रयास थोड़े से अधूरे रह गए। उसमें बात बतानी ये है कि इसके आगे हमें थोड़ा-सा कुछ एक बात को समझना होगा कि ये भारतीय कालगणित शास्त्र इतना व्यापक है, इतना आगे आप सब तो मानते ही होंगे, लेकिन जैसे-जैसे आगे-आगे एक-एक टर्म मैं आपके सामने रखते जाऊँगा, तब आपको उसकी व्याप्ति भी समझ में आएगी। तो इतना व्यापक है कि उसमें मतांतर होना स्वाभाविक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सभी को मालूम है, ऐसा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि सहसा उत्तर भारत में विंध्य पर्वत के उत्तर में पौर्णिमांत चांद्रमास माना जाता है और महाराष्ट्र और पूरे दक्षिण में अमावस्यांत मास को चांद्रमास को माना जाता है। अब ये मतांतर तो है, लेकिन हमें साम्य स्थल एक अलग-अलग पंचांगों में, अलग-अलग प्रांतों में जो इसके ये सारे मतांतर हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं पौर्णिमांत मास मानना ही ज़्यादा उचित है। कोई कहेगा कि नहीं अमावस्यांत मास मानना ज़्यादा उचित है। तो ये मतांतर उसमें वाद, प्रतिवाद, संवाद ये चलते ही रहना चाहिए। ये कभी भी नहीं होगा कि सारे के सारे लोग या तो पौर्णिमांत मानेंगे या तो अमावस्यांत मानेंगे। ये कभी होगा भी नहीं। पौर्णिमांत मानने में कुछ अलग एडवांटेजेस भी है और उसके क्षेत्र कुछ अलग है कि जहाँ पौर्णिमांत मास को मानना ज़्यादा सुलभ होता है। कुछ जीवन के कुछ आयाम, कुछ विषय, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ अमावस्यांत मास को मानना ज़्यादा सुलभ लगता है।
तो ये तारतम्य हमें आपस में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो मूलतः साम्य स्थल है, साम्य स्थल क्या-क्या है कि हाँ, इसमें हुँ, युग-युगांतर की गणना है, अति प्राचीन है, इस बारे में तो सभी का एक मत है। अब समझो कि हमें अ, भारतीय संवत्सर की संख्या देनी है, जैसे हम आज ग्रेगोरियन हिसाब से आज बोलते हैं कि 2022वाँ साल शुरू है। वैसे अगर भारतीय हिसाब से हम कहेंगे, तो युगाब्द शुरू होता है 5123 आज जो चल रहा है और ये क्या कहें इसे विस्तृत विस्तृत इसमें इसको मान्यता है। लेकिन हो सकता है कि इसमें किसी का कुछ कहना हो कि नहीं 5123 नहीं उसमें जस्ट अ मिनट मैं इधर एक रेफरेंस मैंने निकाल के रखा था वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें मतांतर कहाँ पर आता है कि अब ये कलयुग की शुरुआत कहाँ से माननी है? इस पे कुछ लोगों का कहना है कि राजा युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हुआ था महाभारतीय युद्ध के बाद, उस राज्याभिषेक के दिन से माननी चाहिए। कुछ लोगों का पक्ष आता है कि अ, उस राज्यारोहण के बाद जब कली का प्रवेश हुआ भारत में और ये सारे पांडव वानप्रस्थ को चले गए, तो बीच में कुछ 36 या 40 वर्षों का काल बीता था राज्यारोहण के बाद, तो वहां से माननी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि द्वापर युग के जो अधिपति भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जब अपना अ, अवतार पूर्ण किया और वो अ, चले गए स्वर्ग में, वहां से मानना चाहिए। और अ, अब ऐसे मतांतर तो आते रहेंगे उसके लिए, लेकिन हमें राष्ट्रीय तौर पर अगर एक सुनिश्चितता लानी लानी है अ, राष्ट्रीय एकात्मत एकात्मता के बीज को अगर देखा जाए, तो इस बारे में आप में से हो सकता है कोई कहे कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से करना है या पांडवों के वानप्रस्थ से करना है। इनमें 40 साल का डिफरेंस है। तो समझो अभी ये 5123 युगाब्द जो कहा जाता है, वो समझिए कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के हिसाब से है। लेकिन अगर जो पक्ष ये कहता है कि पांडवों के वानप्रस्थ में जाने के बाद पकड़ना चाहिए, तो अप्रॉक्सिमेटली 40 साल इसमें से कम करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि इस मत के लोग कहें कि नहीं 5082 होना चाहिए या 5083 होना चाहिए। ये वाद संवाद प्रतिवाद ये तो चलता रहेगा, लेकिन एक किसी आंकड़े पर हमें एकमत होना ही पड़ेगा। इसमें ये एकमत होने से राष्ट्रीय एकात्मता के बीज बोए जाएंगे और अगर हमें सांस्कृतिक पुनरुत्थान चाहिए, तो इन बातों पे हमें इकट्ठा आना पड़ेगा। वैसे अब मैंने ये रेफरेंस बताया सिर्फ कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक या पांडवों का वानप्रस्थ या भगवान के अवतार श्री कृष्ण जी का फिर उनके विष्णु लोक में चले जाना, ये इतिहास संशोधन की बातें हैं। मेरा काम काल गणना के संदर्भ में है। हाँ, इस यहाँ पर एक बात बताना ये भी ज़रूरी है कि मेरे शुरुआत के पहले किसी वीडियोज़ में मैंने बताया था कि काल गणना के एप्लीकेशंस वास्ट है, बहुत ही वास्ट है।
जीवन के हर आयाम में उसका संदर्भ है। वो कैसे है वो भी आगे चल के आपके सामने रखूँगा मैं। लेकिन हम ये भूल कर बैठते हैं कि अ, या तो सांस्कृतिक दृष्टि से किसी उत्सव, पर्व या व्रत का समय या तिथि कौन-सी होनी चाहिए, इस पर हो सकता है कि देश भर में 4, 5, 6, 10, 15, 20 मत आए। ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा इतिहास संशोधन, ये एक एस्पेक्ट है। इन दोनों ही चीज़ों में सिर्फ़ हम ये 2 चीज़ें और तीसरे संदर्भ में हम भारतीय कालगणना को यूज़ करते हैं, वो है फलक ज्योतिष शास्त्र। फलक ज्योतिष शास्त्र तो बहुत ही अलग एक चीज़ है। अब उसकी फलक ज्योतिष के बारे में मैं अलग से कुछ एक 4-5 वीडियोज़ बनाऊँगा। तो इन 3 चीज़ों में ही हम महत्व देते हैं और उसमें एक-दूसरे से वाद-प्रतिवाद करना ऐसे होता है। समझो अभी अभी जो हमारा पर्व गया, मकर संक्रांति का पर्व गया, तो इसमें भी अ, ये जो 14 जनवरी को मकर संक्रांत हमने मनाई, ये आती है निरयन पद्धति से आती है। एक्चुअली सायन पद्धति से गणित होना भी चाहिए, वो ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि से भी योग्य है, ऋतु चक्र के हिसाब से भी योग्य है। लेकिन उसमें अभी हमें अ, नई चीज़ों को स्पष्टता से रखना पड़ेगा। तो सायन मत के जो खगोलशास्त्री है, गणितज्ञ है, वो कहेंगे कि नहीं, ये 22 दिसंबर को होना चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाई जाए या 14 जनवरी को मनाई जाए, इस पर वाद-प्रतिवाद तो होते ही रहेंगे। मुझे 2 बार तिल के लड्डू खाने में कोई हर्ज नहीं। तो क्या 10 बार खाने के लिए तैयार हूँ। आप अगर समझते हैं कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति का उत्सव या पर्व मनाया जाना चाहिए, तो ठीक है 22 दिसंबर को अपने घर पे तिल के लड्डू बनाइए, मैं खाने को आ जाऊँगा, बुलाइए। अगर मैं 14 जनवरी को मानता हूँ, तो मैं 14 जनवरी को तिल के लड्डू बनाऊँगा, आ जाना खाने पे। यानी मेरा कहना यहाँ पर सिर्फ़ इतना है कि इसमें शास्त्रार्थ क्या होना चाहिए, धर्म शास्त्रार्थ क्या होना चाहिए, आधुनिक भौतिक एस्ट्रोफ़िज़िक्स के हिसाब से क्या-क्या गणितों को समझना चाहिए। इन सब बातों पर वाद, युक्तिवाद, प्रतिवाद, संवाद ये चलते ही रहने चाहिए। लेकिन वो हमने विसंवाद या अ, दूरी बनाने के माध्यम नहीं होने चाहिए। अगर भारत में अगर प्रचलित समझो 50 पंचांग है, तो 50 में ऐसे होगा कि मकर संक्रांति का दिन 50 लोग अलग-अलग तरह से कहें, वो कहे उन उनको अगर एक साथ रखा जाए के तो समझो कोई 4 दिन निकालेंगे। समझो दिवाली का दिन है, दिवाली कौन से दिन पे, किस मुहूर्त पे लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। इस पे 50 पंचांगों में कुछ 10 मत निकलेंगे। कोई कहेगा 7:36 पर लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं, 6:27 पर होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं, अगले आने वाले दिन के सुबह के 6 बजे होना चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं ये तिथि ही गलत आ रही है, 15 दिन पहले आता है हमारे गणित के हिसाब से। तो ये 50 पंचांगों में मिलकर अगर 5 बार अलग-अलग समय पर दिवाली आती है, तो वो पाँचों दिवालियाँ मनानी जानी चाहिए।
लेकिन हमें सिर्फ इतने तक मर्यादित नहीं रहना है। अगर हम इतने पर ही मर्यादित रहे, तो इतना सब कुछ ये हमारे पुराने विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आर्यभट्ट तक के महान गणितज्ञों ने, खगोल शास्त्रियों ने जो कुछ भंडार, जो ज्ञान का सागर हमारे सामने रखा है, उससे हम चूक जाएंगे इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर मतभेद बनाते रहेंगे तो इस पे हमें अ, एक राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में और दो तीन चीजों के बारे में, ये वर्ष की संख्या और दो तीन चीजों के बारे में एक चीज हमें सामने लानी होगी, जो प्रयास 1956 में हुआ, जिस कैलेंडर का इंफॉर्मेशन मेरे लास्ट वीडियो में मैंने दिया आपको। तो उस कैलेंडर को हम प्रचलित करेंगे। उसमें उस वीडियो में मैंने बताया कि उसमें भी दो कुछ सुधार करने का एक प्रस्ताव बनाना है। वो अ, संसद तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है कि जो वर्ष संख्या आती है वो युगाब्द की आनी चाहिए, 5123। और उम, महीने के नाम जो दिए गए हैं, वो चांद्रमास के ही जैसे हैं वैसे ही दिए गए हैं। एक्चुअली वैदिक पद्धति में उन सौर मासों के अलग-अलग नाम हैं। मधुमास, माधव मास, अ, सहस्य मास वगैरह-वगैरह है। नभ मास, नभस्य मास। तो इन नामों को, वैदिक नामों को प्रचलित किया जाए। ऐसे 2 प्रमुख बदलाव करने के प्रस्ताव हैं। उसके बारे में आगे जैसे प्रगति होगी, वो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ये थोड़ा-सा पंचांग देखने से पहले, ये इसे प्रस्तावना कहो, प्रास्ताविक कहो, प्रार्थना कहो, कि हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मतभेद भी होंगे, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर हमें एक कैलेंडर। हाँ, अब मैं जो घड़ी बना रहा हूँ, कालायन नाम की जो घड़ी बना रहा हूँ, इसमें जितने हो सके उतने सारे पंचांग में इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अ, जैसे हम मोबाइल पर सेटिंग करते हैं कि ये थीम चाहिए, ये थीम चाहिए, ये थीम चाहिए। तो अ, राष्ट्रीय दिनांक वगैरह जो कॉमन डिस्प्ले है, वो तो वो ही रहेगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र, तिथि वगैरह ये तो एट एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा। रही बात कौन-सी तिथि को कौन-सा पर्व मनाना है इसकी बात, तो उस बारे में जो कुछ मतांतर है और प्रादेशिक भिन्नताओं के कारण भी, जैसे होली, इस त्योहार को उत्तर भारत में ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो होली के दिन रंग नहीं खेले जाते। अब अ, फिलहाल के पिछले 20-25 सालों में अ, होली पर ही मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में रंग पंचमी करके अलग से, यानी कि ये होली पौर्णिमा जो होती है, पौर्णिमा के बाद में आने वाली पहली पंचमी, रंग पंचमी कहा जाता है उसे। तो महाराष्ट्र में रंग पंचमी को रंग खेले जाते थे। उत्तर भारत में होली के दिन रंग खेले जाते हैं। वैसे दक्षिण भारत में रंग खेलने का प्रचार है, लेकिन इतना जोर-शोर से नहीं है जितना उत्तर भारत में है। लेकिन दक्षिण भारत में पोंगल का, यानी जो मकर संक्रांति गई, उसका त्योहार बहुत बहुत बड़ा होता है उसका। तो ये प्रांतीय भेद तो रहेंगे ही। जैसे गणेशोत्सव अ, महाराष्ट्र में तो बहुत ही बड़ा होता है, अद्भुत होता है। उसमें भी पुणे और मुंबई का तो पूछो ही मत। वैसे
उतने बड़े लेवल पर दुर्गा पूजा का नहीं होता है। दुर्गा पूजा भी होती है, महाराष्ट्र में होती है, कश्मीर में भी होती है, कन्याकुमारी में भी होती है। लेकिन दुर्गा पूजा का उत्सव अगर उसका भव्य स्वरूप देखना है तो आपको बंगाल में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रांतीय महत्व के पर्व अलग-अलग जगहों के अलग-अलग है, वो तो रहेंगे ही। उससे तो यानी कि इस संस्कृति पर और 4 चाँद लग जाते हैं। उम, मेरे कॉलेज के टाइम्स में कुछ जब ये कुछ महाराष्ट्राभिमानी मैं महाराष्ट्र अभिमानी तो मैं भी हूँ। मैं खुद को शिवाजी का नाम लेने से भी रग-रग में खून दौड़ने लगता है। इतना सच्चा मराठी हूँ। फिर भी जब राष्ट्रीय अस्मिता अ, हम एक भाग है इस पूरे भारतवर्ष के, इस भरत भूमि के, इस देवभूमि के। तो महाराष्ट्रीय अस्मिता करके भी कुछ होना चाहिए। लेकिन मेरे हाँ, मैं जो बता रहा था कॉलेज टाइम्स में ग्रुप में कुछ ऐसे चल रहा था कि कॉलेज में होली के दिन अ, कुछ सारे दोस्त अ, सारे लड़के-लड़कियाँ रंग खेलने लगे थे। तो कुछ महाराष्ट्र अभिमानी लोग खड़े हो गए कि नहीं आज नहीं, महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन रंग खेले जाएँगे, होली के दिन नहीं। होली के दिन तो सिर्फ़ वो अ, होली को जलाना है वगैरह और होली की अलग कुछ प्रथाएँ हैं महाराष्ट्र में, वो करना है सिर्फ़। तो ऐसे छोटे-छोटे झगड़े इनको बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो मुश्किल होगा। तो जिन्हें संस्कृति रक्षण, संस्कृति उत्थान, संस्कृति पुनर्स्थापना ये प्रेरणा है, उन्हें ये डिफरेंस समझ में आएगा और वो तारतम्य हम रख पाएँगे। हम सभी ऐसे थोड़े लोग होते हैं कि जो कुछ अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ठीक है, उनको भी सहा जाएगा क्योंकि फिर वो भी अपने ही हैं, क्या करें? तो ठीक है, मैं प्रास्ताविक के रूप में ये वीडियो बना रहा था कि पंचांग के डिटेल्स में जाने से पहले कुछ एक छोटा-सा निवेदन के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसके अगले जो वीडियो आएँगे वो हाँ, इसमें और एक बात बतानी थी मुझे कि हाँ, बता ही देता हूँ, सामने है मेरे कि जैसे ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका, राष्ट्रीय कैलेंडर का काम हुआ है, यानी कि काम होकर ठंडे बस्ते में पड़ा था, वो अ, फिर से हमें प्रस्थापित करना है। वैसा ही एक प्रयास जागतिक स्तर पर हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे देशों को कंट्रीज को, नेशंस को जो ये यूनो के स्थापना के जो दिन थे 1945, 46 वगैरह इसमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि कैलेंडर के बारे में हमें कुछ अ, कॉमन कैलेंडर के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे भारतीय स्तर पर भारतीय कैलेंडर बनाने के लिए समिति स्थापन हुई, उस हिसाब से 1957 से भारतीय सौर कैलेंडर प्रस्तावित हुआ, वैसा एक प्रयास जागतिक तौर पर 1952 में हुआ था और उम, जो हमारे यहाँ भारतीय कैलेंडर कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी थी, भारतीय संसद ने बनाई हुई, उसके जो अध्यक्ष थे
डॉक्टर मेघनाथ साहा, उन्होंने ही भारत को रिप्रेजेंट किया था यूनो में 1954 में। उस तो ये बात यहाँ पर इसलिए बतानी है कि जागतिक स्तर पर भी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिमिटेशंस क्या है, इसकी सभी विद्वानों को कल्पना है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक सब लोग फॉलो कर सके, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक आधार पर दिनमान निश्चित हो। ऐसे कुछ प्रस्ताव यूनो में भी रखे गए थे, लेकिन वो जागतिक कैलेंडर पब्लिश नहीं हो सका। वो चर्चा 2 साल तक चली। 1954 में वो चर्चा बंद हो गई, लेकिन ये मैरीटाइम बाउंड्रीज वगैरह जो देश प्रबल थे उनके हिसाब से तय हो गई। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हम अगर भारतीय कैलेंडर पर काम करते हैं, हम खुद अगर पहले से भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करते हैं हमारे यहाँ, तो भारतीय कालगणना जितनी वैज्ञानिक सृष्टि की घटनाओं से जोड़ने वाली, ऋतु चक्र से जोड़ने वाली, मानवीय जीवन को ज्यादा उन्नत बनाने वाली और कोई भी कालगणना अन्य प्रांतों में, अन्य संस्कृतियों में, अन्य सभ्यताओं में नहीं है। तो हम अगर भारतीय कालगणना को, इस विषय को ज्यादा गहनता से समझेंगे, हमारे यहाँ व्यवहार में उसे प्रचलित करेंगे, तो उसकी वि, उसके विज्ञानाधार को हम पूरे जग को बता पाएंगे। और ये विश्वास जरूर है कि जो हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु, विश्व गुरु, तो विश्व गुरु भारत ने कभी भी किसी को इन्वेड नहीं किया है, लेकिन विश्व गुरु ये उसका खिताब था, है और रहेगा। हाँ, ये बीच का कुछ कालखंड ऐसा है कि हम भूल चुके हैं हमारी स्थिति को। तो ज्ञान के आधार पर जो सच्चा है, जो ज्ञान विज्ञान आधारित है और मानवता को उन्नत करने वाला ज्ञान जो है, वो हम अगर कॉन्फिडेंटली जग के सामने रख पाएंगे, तो कल पूरा जग भी इसे जरूर मानेगा। और ये केवल सांस्कृतिक मान्यताओं को मनवाने की बात नहीं है। बाकी के लोगों से जो प्रयास हो रहे हैं, वैसे तो प्रयास हमारे है नहीं कि हमें जाकर किसी अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं हमारी संस्कृति फॉलो करनी है, नहीं भगवान कृष्ण को मानना है, नहीं गणपति को मानना है, नहीं शिव जी को मानना है। कोई जरूरत नहीं। योग को ही देख लो आप कि अब अ, हमारे सुदैव से जो हमें इस काल में जो पंत प्रधान मिले हैं, उनके प्रयास से ये वो लीडर पॉइंट पर है, इसलिए उनका नाम लेना जाना स्वाभाविक है कि 21 जून जागतिक योगा डे हो गया। क्या मोदी जी ने जाके तलवार की नोक रखी थी उन्होंने कि नहीं हमारे योग शास्त्र को मानना है? नहीं, मोदी जी को खिलजी की तरह जाना नहीं पड़ा। हम्म। तो उसका भी बैकग्राउंड जो है कि इतने सारे लोगों ने इतना काम कर रखा है, इतना का प्रोमिनेंटली जो नाम लिया जाता है, अ, हमारे बाबा रामदेव जी, उन्होंने जो प्रयास किया है, ये प्रोमिनेंट लोग हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रयास है, बहुत सारे ऐसे प्रयास है। इस्कॉन जैसा
कुछ अ, संगठन है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, सद्गुरु है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, या महर्षि महेश योगी जी थे, ओशो थे। इतने सारे लोगों ने पूरे जगत में भारतीय विचारों को, भारतीय तत्वज्ञान को अलग-अलग तरह से लोगों तक पहुँचाया है, तो उसका एक बैकग्राउंड भी बन चुका है। एक यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ। अब बात निकली है योग शास्त्र की, तो हमने पिछले 2 साल में देखा है कि खुद सबसे ज़्यादा विरोधाभासी माना जाने वाला, ऐसा लगता है सिर्फ, जो हमारे यहाँ परिस्थिति है, कुछ ऐसे उठ खड़े होते हैं अरबों के वंशज, मुगलों के वंशज, या अरबों को भी पता नहीं चलता कि यार ये तो हमसे भी ज़्यादा अरबी है। तो पिछले 2-3 साल में खुद सऊदी अरब में जो बदलाव आ रहे हैं, वो तो हमारे पास न्यूज़ पहुँचती ही है। वहाँ पर उनके प्रिंस, क्या नाम है उनका? प्रिंस सलमान, उन्होंने तो अ, हदीसें डिस्कार्ड कर दी। स्कूल्स, कॉलेजेस में जो सिलेबस होता था, उस सिलेबस में मेरे ख़्याल से 4 पेपर सिर्फ़ इस्लामिज़्म पर थे। वो सब इस्लामिक स्टडीज़ एक पेपर में लाके रख दी और पूरी दुनिया का कल्चर एजुकेशन सिस्टम में लाया। खुद सऊदी अरब में ऐसे बहुत सारे अ, मंदिर बन रहे हैं। ऐसे यानी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हो या सदगुरु जी हो, ऐसे लोगों के प्रवचन, बड़े-बड़े समारंभ, कार्यक्रम होते हैं, लोग उसमें आते हैं। तो ज्ञान का, विचारों का आदान-प्रदान होता रहता है और लोगों को भी जब ठीक से ठीक-ठीक किसी कोई भी छुपा एजेंडा ना रख के क्लियरली अगर सामने ज्ञान की, विज्ञान की और मानवता के उद्धार की बातें रखी जाए, तो लोग मानते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल जो देना था, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं ढूँढ के किसी अगले एपिसोड में शायद बताऊँगा। सऊदी के ही उनके मंत्रिमंडल के किसी एक सदस्य की, यानी प्रिंस सलमान का जो प्रधानमंडल है, अलग-अलग विभाग जिनके पास होते हैं, उनमें से कोई एक है, उनकी बेटी प्रीमैच्योर पैदा हुई थी। तो प्रीमैच्योर बेबी होने के कारण बहुत सारे अ, उपाय करने पड़े थे। अ, और इतने बड़े ओहदे पर ये व्यक्ति थे कि जग भर का, पूरे विश्व भर में जिस किसी तरह का इलाज मालूम पड़ता था, वो हर इलाज उस बेटी पर किया गया। लेकिन उस वो बेटी जब कॉलेज में जाने लगी, तब वो अपने फ्रेंड सर्कल में घुल-मिल नहीं पाती थी। उसमें उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसकी हड्डियाँ कुछ मैच्योर हुई नहीं थी, ऐसे कुछ है। यानी मुझे वो वीडियो अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं मेरे किसी अगले एपिसोड में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, या फिर इसके रिकॉर्डिंग के बाद मैं सर्च करके उसका डिस्क्रिप्शन भी अ, डिस उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा, कि उस लड़की का इंटरव्यू मैंने देखा था, जब वो 17 या 18 साल की हो गई, तब किसी वजह से योग शास्त्र, इसका इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला, तो उन्होंने जो योगिक प्रैक्टिस शुरू की, तो उसके पहले 1 या 2 साल में वो बेटी एकदम फिट हो गई, एकदम फिट। और
सिर्फ इतना ही नहीं है, वो जो लड़की है, वो लड़की आज शायद इस बात को 15-20 साल गुज़र गए हैं। पिछले 20 सालों में उस लड़की ने अकेले सऊदी अरेबिया में 10,000 योग शिक्षक पैदा किए। योग शिक्षक, सिर्फ 10,000 लोगों को योगा सिखाया है ऐसे नहीं। सऊदी अरब में उस अकेली लड़की ने 10,000 योग शिक्षक पैदा किए हैं। तो सब देखिए, अगर एक योग शिक्षक 100 लोगों को भी सिखाता है, तो 100 इंटू 10,000 यानी 10 लाख लोग अकेले सऊदी अरेबिया में भी आज योग को अच्छी तरह जानते हैं। तो बदलाव आएंगे। जो अच्छी चीजें हैं, हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं, पहले हमें वो ठीक से समझनी चाहिए। हमने उसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हम में से जो अच्छे-अच्छे लोग रहेंगे, उन्होंने जग भर में इन चीज़ों को बताना चाहिए। और ये भारतीय संस्कृति की सारी चीज़ें, ये अब्राहमिक विचार की तरह नहीं है। नहीं, अगर तुम गणेश जी को मानोगे तो ही फ़ायदा होगा तुम्हें। अगर तुम शिव जी को मानोगे तो ही फ़ायदा होगा। नहीं, तुम्हारी मान्यताएँ जो है, वो अपनी-अपने पास रखो। लेकिन मानवता के हिसाब से ये करना ज़रूरी है। इतना क्लियरली बताना ज़रूरी है। वो बताने से पहले हमें वो बातें अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो आगे चल के हम पंचांग के कुछ अलग-अलग आयामों के बारे में जानकारी लेंगे और उस संदर्भ से फ्लो में जो हर एक विषय सामने आएगा, उस विषय के हिसाब से मैं वो भी वीडियोज़ बनाता चलूँगा। तो ये प्रास्ताविक के रूप में, पंचांग की पूर्व पीठिका के रूप में इस वीडियो को यहाँ पर हम रुकते हैं। मेरे ये प्रयास आपको अगर अच्छे लगते हैं, ये विचार सचमुच फॉलो करने योग्य लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरी व्यूवरशिप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ये जो घड़ी बना रहा हूँ मैं, वो घड़ी से तो ये सारे के सारे जो हमारे यहाँ के मतभेद हैं, उन मतभेदों को भी साथ लेकर एक आइडियल चीज बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।